हेलो एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक का ऑर्गन का पोस्टमार्टम करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो है नेफ्रॉन। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम क्लियर करेंगे। और मैंने आपको किडनी के आंतरिक संरचना में पढ़ा रखा है कि प्रत्येक किडनी में इनकी संख्या 10 से 12 लाख होती है और नेफ्रॉन को या वृक्काणु को जो है वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसका मतलब है कि किडनी का जो कार्य होता है वो मेन कार्य जो फंक्शन है वो नेफ्रॉन का ही है। ठीक है, नेफ्रॉन में हमें कुछ इस प्रकार के कुंडलित संरचना दिखाई देती है जिसमें आगे की तरफ जो है प्यालेनुमा संरचना है और फिर कुछ कुंडलित नलिकाएं हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें कि हम जो है नेफ्रॉन की आज संरचना और इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे और इस क्रियाविधि को हम कहते हैं मूत्र निर्माण क्रियाविधि। यह 3 चरणों में बटी हुई होती है। क्लियर स्टूडेंट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि किडनी के अंदर वृक्कीय धमनी आती है। यह वृक्कीय धमनी जो है रक्त के साथ में क्या लेके आती है? यूरिया लेके आती है। क्लियर है? ये जो धमनी है ये कई सारी धमनिकाओं में टूटती है और ये धमनिकाएं जो है ये धमनिकाएं नेफ्रॉन के अंदर जो प्रवेश करेगी उसे हम कहते हैं अभिवाही धमनिका। जी हाँ, अभिवाही धमनिका के रूप में ये प्रवेश करती है। ठीक है, और ये जब निकलती है तो नाम होता है इसका अपवाही धमनिका। यह अपवाही धमनिका जो है केशिका जाल के रूप में होती है, यानी कि अपवाही धमनिका बाद में केशिका जाल का रूप ले लेती है और यह वृक्कीय शिरा में जुड़ जाती है। तो ये आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया। वृक्कीय धमनी जो कि रक्त के साथ में बहुत ही अधिकतम मात्रा से यूरिया लेके आती है। यूरिया का निर्माण कैसे हुआ मैंने आपको बता रखा है कि जो यकृत सेल होती है वह ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से अमोनिया को यूरिया के अंदर बदल देती है और यही धमनी किडनी के अंदर वृक्कीय धमनिकाओं में बढ़ जाती है और प्रत्येक नेफ्रॉन में यह अभिवाही धमनिका के रूप में इसी रक्त प्लस यूरिया को लेके आती है। क्लियर है? और ये अंदर की तरफ ये जो है केशिकाओं का एक गुच्छा बनाती है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और यह ग्लोमेरुलस एक प्यालेनुमा संरचना के अंदर जो है धसा हुआ होता है और इस प्यालेनुमा संरचना को हम कहते हैं बोमन संपुट। बोमन संपुट। ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट की इस सम्मिलित संरचना को हम कहते हैं मेलपीघिकाय या मेलपीजियन बॉडी। ठीक है, तो ये प्रारंभिक भाग है नेफ्रॉन का और यह मेलपीजियन काय जो है कुंडलित संरचना से जुड़ा हुआ है और ये जो भाग कहलाता है इसे हम कहते हैं समिक्त कुंडलित नलिका। ठीक है, यह समिक्त कुंडलित नलिका ये इस तरह से एक हेयर पिन नुमा संरचना से जुड़ा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं हेनले का लूप। हेनले का लूप के इस संरचना को यहां से लेकर के इस संरचना को हम कहते हैं अवरोही भुजा और इस संरचना को हम कहते हैं जो पहले पतला है भाग फिर बाद में मोटा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं आरोही भुजा। और ये फिर एक कुंडलित नलिका से जुड़ा हुआ है। इस भाग को हम कहते हैं ऊपर वाले इस भाग को हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका के बाद में ये जो भाग होता है इसे हम कहते हैं
संग्रहण नलिका। एक्चुअल में संग्रहण नलिका के अंदर बहुत सारी जो है कई सारे नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं खुलती है। तो संग्रहण नलिका एक्चुअल में नेफ्रॉन का भाग नहीं है, लेकिन इसे हम अंत में लेते हैं। क्लियर है? संग्रहण नलिका के अंदर जितनी दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं नेफ्रॉन की खुलती है, यह संग्रहण नलिका आगे की तरफ बेलिनाई डक्ट या बेलिनाई नलिका से जुड़ी होती है और यही भाग पेल्विस में खुलता है। जो मैंने आपको किडनी के अंदर बताया था, हाइलम के और अंदर की तरफ मेडुला भाग का जो खुला हुआ क्षेत्र होता है उसे हम पेल्विस कहते हैं। उसके उभरे हुए पेल्विस के उभरे हुए भागों को हम कैल्किस कहते हैं। क्लियर है? जिस पर पिरामिड टिके हुए होते हैं। और पेल्विस जो है ये भाग मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है, जो मूत्र को मूत्राशय में ले जाती है। तो इस प्रकार के नेफ्रॉन के अंदर कुछ ऐसी संरचना होती है। नंबर 1 मेलपीडी कार्य, नंबर 2 समीप कुंडलित नलिका, नंबर 3 हैंडले का रूप जिसको दो भागों में बांटा गया है, अवरोध भुजा आरोह भुजा, नंबर 4 दूरस्थ कुंडलित नलिका, नंबर 5 संग्रहण नलिका। ठीक है? जो आगे बेलिनाई डक्ट में खुली हुई होती है, जुड़ती है और यह पेल्विस और पेल्विस मूत्रवाहिनी से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम जो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जिसमें रक्त शोधन की क्रिया होती है। रक्त शोधन मतलब क्या है कि हमें उस रक्त से यूरिया की मात्रा को अलग करना है। वैसे ब्लड में यूरिया की कुछ मात्रा होती है, वह प्रति 100 ml रुधिर में 30 मिलीग्राम यूरिया की मात्रा होती है। लेकिन इससे ज्यादा अगर मात्रा हो जाए तो यूरेनिया रोग हो जाता है। ठीक है? तो 0.04% मात्रा जो है हमारे यूरिया और यूरिक अम्ल पाए जाते हैं रुधिर के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट? तो हम नेफ्रॉन को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेलपीडी कार्य किसे कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर प्रत्येक नेफ्रॉन का जो अग्रभाग होता है उसको मेलपीडी कार्य कहते हैं, जिसके अंदर अभिवाही धमनिका आती है। इस अभिवाही धमनिका को आप देखो, इसका व्यास ज्यादा बड़ा है और अपवाही धमनिका का व्यास कम है। ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, कई केशिकाओं से जो रुधिर आता है, इधर से रुधिर आएगा और इधर से रुधिर निकलेगा, तो यहाँ अंदर की तरफ जो ग्लोमेरुलस है इसमें दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से इस रुधिर में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं वो फिल्टर होकर के इस समीप कुंडलित नलिका में आ जाते हैं। तो फिल्टर होने की क्रिया के लिए यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है नेचुरल। ठीक है? और उसके लिए कुछ संरचनाएं काम में आती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ है जो पैरेनुमा संरचना वोमन संपुट के अंदर है धसा हुआ। ठीक है? वोमन संपुट की अगर भित्ति को हम देखें तो इसकी जो बाह्य भित्ति होती है, इसमें दो भित्तियां होती है। देखो, ये तो होती है बाह्य भित्ति, बाह्य एपिथेलियम उपकला की बनी होती है, और ये एक होती है आंतरिक अंतः। ठीक है? तो एंडो एपिथेलियम की बनी होती है ये जो होती है ऊपरी, वो होती है एंडो एपिथेलियम की बनी हुई होती है। और अंतः जो स्तर है, भित्ति है किसका, वोमन संपुट का, वह विसरल एपिथेलियम का बना हुआ होता है और इसमें विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है। या आप याद रखोगे पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है। वोमन संपुट की जो अंत स्तर है उसमें विसरल एपिथेलियम की बनी हुई संरचना होती है, जिसमें पोडोसाइट विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है। इसीलिए इस भित्ति को अगर हम देखें तो इसमें छोटे छोटे अति सूक्ष्म जो है छिद्र बन जाते हैं। तो एक छनित्र जैसी संरचना यहाँ पर बन जाती है। ठीक है? जो रुधिर को छाने का काम करेगी। पैरेनुमा संरचना से जो आगे जुड़ी हुई संरचना होती है जिसको हम कहते हैं समीप कुंडलित नलिका। यह समीप कुंडलित नलिका किस तरह से होती है, यह घनाकार रोमावी उपकला की बनी हुई होती है और इसमें अति सूक्ष्म सुषमांकुर पाए जाते हैं,
जी हाँ, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। तो ये जो समस्कुंदित नलिका है ये किसकी बनी हुई होती है? रोमाभी घनाकार उपकला की बनी होती है और इसमें सुषमांकुर पाए जाते हैं। और आपको पता है, आपने छोटी आंत में पढ़ रखा है कि छोटी आंत की जो जैजुलर इलियम है उसके अंदर विलाई माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी क्रिया होगी जो वर्णात्मक पुनः अवशोषण क्रिया करेगी। क्लियर है? आगे की जो संरचना है वो हेनले का लूप है और हेनले के लूप के दो भाग है, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। अवरोही भुजा जो है उसका अग्र भाग मोटा होता है और बाद वाला जो शिरा है पश्च शिरा पतला होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये जो संरचना है ये शल की उपकला की बनी होती है। शल की उपकला की बनी होती है अवरोही भुजा, जो जल के लिए पारगम्य होती है, जल के लिए अति पारगम्य होती है। जबकि जो आरोही भुजा है उसका प्रारंभिक शिरा पतला होता है और अंतिम शिरा जो है मोटा होता है। यह घनाकार उपकला की बनी होती है और यह लवण के प्रति, यह भुजा जो होती है ये लवणों के लिए अति पारगम्य होती है। इसी प्रकार से आगे की जुड़ी हुई संरचना होती है हेनले के लूप के और आरोही भुजा के बाद में, उसे हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका जो होती है ये घनाकार उपकला की बनी होती है। ठीक है, इसमें सुषमांकुर नहीं पाए जाते, यानी कि समृद्ध कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका में यही अंतर है कि घनाकार उपकला की दोनों होती है, लेकिन समृद्ध कुंडलित नलिका इसमें सुषमांकुर पाए जाते हैं, जबकि ये सुषमांकुर रहित होती है, सुषमांकुर रहित होती है। ठीक है, ये जल और लवण दोनों के प्रति पारगम्य होती है, यानी कि इस स्थान पर दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल और लवण दोनों का अवशोषण हो जाता है। बाद में एक ग्रंथिल उपकला की बनी हुई संग्रह नलिका होती है, ग्रंथिल उपकला की बनी हुई संग्रह नलिकाएं होती है। ये संग्रह नलिकाएं एक्चुअल में नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक जितने भी आसपास में नेफ्रॉन होते हैं, कई सारे नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं जिस नलिका में खुलती है ग्रंथिल उपकला की बनी होती है उसको हम संग्रह नलिकाएं कहते हैं। और यही संग्रह नलिका बेलिनाइन डक्ट में खुलती है या आगे जुड़ करके संयुक्त होकर के बनाती है। बेलिनाइन नलिका पेल्विस में खुलती है जो आगे मूत्र वाहिनी से जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार की कुछ संरचना जो है नेफ्रॉन की होती है। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसकी जो संरचना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान दो इसको। आगे मैं आपको बताता हूं कि इस नेफ्रॉन के अंदर ये जो संरचनाएं हैं, ये जो भाग हैं, ये है किडनी के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये जो भाग है देखिए, ये देखिए, ये इस प्रकार से मैंने डॉट डॉट लाइन की है और इससे मैंने अलग किया है नेफ्रॉन को। तो ये जो ऊपर वाले भाग है जो मेल्पिकिकाएं, समृद्ध कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं, तो ये जो भाग होता है ये किडनी के कोर्टेक्स में पाया जाता है। और हेनले का लूप और संग्रह नलिका जो आगे बेलिनाइन नलिका में रूपांतरित हो जाती है, ये जो भाग होता है ये मेडुला में होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन बनता है कि किडनी के कोर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, या किडनी के मेडुला में पाए जाने वाले नेफ्रॉन के भागों के नाम बताइए। तो इस प्रकार से जो है ये आपको ध्यान रखना है कि कोर्टेक्स भाग के अंदर मेल्पिकिकाएं, नेफ्रॉन का मेल्पिकिकाएं, समृद्ध और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जबकि मेडुला भाग में, किडनी के मेडुला भाग में नेफ्रॉन का हेनले का लूप और संग्रह नलिका पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इस प्रकार से हमारे नेफ्रॉन की ये संरचना कंप्लीट होती है। और अगला जो अपना टॉपिक है वह है मूत्र निर्माण क्रियाविधि। ये क्रियाविधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। अगला अपना टॉपिक है मूत्र निर्माण क्रियाविधि। इस क्रिया को एक वैज्ञानिक है कुशनी, उन्होंने दिया था।
इस क्रियाविधि में 3 चरण पड़ते हैं। 3 चरणों में इसे बांटा गया है। नंबर 1 परानिस्यंदन, नंबर 2 वर्णात्मक पुनरावशोषण, नंबर 3 है स्त्रावण। 3 चरणों में बांटा गया। नंबर 1 परानिस्पंदन क्रिया। ये क्रिया कहाँ होती है? मेल पिगी काय में। मेल पिगी काय में होती है। वर्णात्मक पुनरावशोषण क्रिया यह कुंडलित नलिकाओं में होती है। कुंडलित नलिकाओं में। और स्त्रावण क्रिया भी कुंडलित नलिकाओं में होती है। मैं आपको बता दूं कि नेफ्रॉन 1100 से 1200 ml प्रति मिनट रक्त शोधन की क्रिया करता है। रक्त शोधन में 1100 से 1200 ml प्रति मिनट रक्त का शोधन किया जाता है। यह हृदय के पंप करने के जो है केवल 20% भाग है। हृदय जो पंप करके रुधिर का वहन करता है उसका केवल 20% भाग है। क्लियर? और मैंने आपको बताया कि इस क्रिया के अंदर मुख्य क्या होगा कि रुधिर से हमें यूरिया को अलग करना है। रुधिर से यूरिया को अलग करना है तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि यूरिया जल में घुलनशील होता है। तो 1 ग्राम यूरिया को अलग करने के लिए हमें 500 ml जल की आवश्यकता होती है। क्लियर है? तो हम इन चरण में पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परानिस्यंदन क्रिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया। ये कहाँ होती है? मेलपीगी काय में। मेलपीगी काय किसका बना हुआ है? इन केशिका गुच्छ का, ग्लोमेरुलस का, बोमन संकुट का बना हुआ होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो सबसे पहले ये अभिवाही धमनी का आती है, इसका व्यास ज्यादा होता है। अपवाही धमनी का इसका व्यास कम होता है। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस में वोमन संकुट की गुहा में जो केशिका गुच्छ है, ग्लोमेरुलस है, उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है ना? और उसके विपरीत भी 2 प्रेशर क्रिएट होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है छनित्र, रुधिर से जो छनित्र हैं वह नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि समिश्र कुंडलित नलिका में आते हैं। क्लियर है? तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया के अंदर इन दोनों धमनिकाओं के व्यास में अंतर होने की वजह से केशिका गुच्छ के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको हम कहते हैं जीएचपी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसका जो मान होता है ये 70 mmHg होता है। ठीक है? इसके विपरीत जो है इस वोमन गुहा के अंदर 2 प्रेशर क्रिएट होते हैं, इसके विपरीत क्रिएट होते हैं। यानी कि इसमें मैंने आपको बताया रुधिर के साथ में बहुत सारे पदार्थ भी हैं और यूरिया भी है। तो कुछ मात्रा में रक्त कणिकाएं, रक्त प्रोटीन और कोलाइडी कण ये क्षण नहीं पाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, ये क्षण करके इन समिश्र कुंडलित नलिका में नहीं आते हैं। तो इन कोलाइडी कणों की वजह से इसके विपरीत, जीएचपी के विपरीत एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, उसे हम कहते हैं बीसीओपी, ब्लड कोलाइडी ऑस्मोटिक प्रेशर। यह जीएचपी के विपरीत होता है, जिसका मान होता है 30 mmHg, क्योंकि ये क्षण नहीं पाते हैं। जबकि इस वोमन संपुट की गुहा के अंदर जो फिल्टर होगा, ठीक है, जो निस्यंदन होगा, फिल्ट्रेट के द्वारा भी इसके विपरीत एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं सीएचपी। वोमन संपुट की गुहा के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसके द्वारा भी इसके विपरीत एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है,
जिसको हम कहते हैं CHP यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका मान होता है 20 mmHg। तो इस प्रकार से अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया के अंदर हमें 3 प्रेशर के बारे में बताना पड़ता है, हम पढ़ते हैं, ठीक है। GHP का मान धनात्मक 70 mmHg होता है, BCOP और CHP इन दोनों के मान ऋणात्मक होते हैं, इसके विपरीत 30 mmHg और 20 mmHg। तो इस प्रकार से जो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर है, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर जो है उसका मान क्या होगा, GHP माइनस BCOP प्लस CHP, क्योंकि ये दोनों ऋणात्मक मान है इसकी तुलना में। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि टोटल जो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर है उसका मान कितना आएगा, 20 mmHg धनात्मक मान यह यहां पर क्रिएट होता है, मेल्टिंग इकाई के अंदर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट है, जो रुधिर से प्लाज्मा है, वो छनित्र नीचे की तरफ समित कुंडित नलिका में आ जाता है। तो ये धनात्मक होने की वजह से आता है। इस प्रकार से ये जो रुधिर से पदार्थ है ये तो छन करके समित कुंडित नलिका में आएंगे नहीं, जबकि इसके अलावा जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा अम्ल, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, आयंस, ये जो है विटामिन्स, तो इत्यादि जो पदार्थ है वो सारे के सारे फिल्ट्रेट के रूप में कुंडित नलिका में आ जाते हैं। अब अपना जो अगला चरण स्टार्ट होता है वो है वर्णनात्मक पुनः अवशोषण क्रिया, यानी सिलेक्शन किया जाता है कि कौन कौन से पदार्थ वापस रुधिर में जाने हैं और कौन से नहीं जाने हैं। अब वर्णनात्मक पुनः अवशोषण क्रिया यह कुंडित नलिकाओं में संपन्न होती है। इसमें जो फिल्ट्रेट है वह समित कुंडित नलिका में आता है। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि यह रोमावी घनाकार सुषमांकुर युक्त जो है इसकी भित्ति होती है, उपकला होती है। तो इसके अंदर जितना भी छनित्र है उसमें से 60 से 80% जो पदार्थ हैं, उपयोगी पदार्थ हैं, वो पूरे के पूरे अवशोषित हो जाएंगे जल और लवण को छोड़ के, ठीक है, जल और लवण को छोड़ के। उच्च दहली मान वाले जो पदार्थ होते हैं, उच्च दहली मान वाले जो पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज, वसा अम्ल, एमिनो अम्ल, तो उनका पूरा अवशोषण हो जाता है और वो रुधिर में चले जाते हैं। क्लियर? अब वो रुधिर में कैसे जाते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अपवाही धमनिका जो होती है यह केशिका जाल बनाती है, वासा रेक्टा बनाती है। तो यह वासा रेक्टा इनके चारों तरफ ही तो फैला हुआ होता है, ठीक है ना, इनके चारों तरफ ही तो फैला हुआ होता है, जो अंत में वृक्कीय शिरा से जुड़ती है। तो केशिका जाल जो होता है वासा रेक्टा, उसके अंदर जो रक्त होता है वो यूरिया रहित होता है, जिसमें उपयोगी पदार्थ होते हैं। क्लियर है? तो ये इससे जुड़ी हुई होती है और ये जो संरचना है ये पूरे इन कुंडलित नलिकाओं के चारों तरफ जो है लिपटी हुई, चिपकी हुई होती है। तो सारे के सारे जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं, उच्च दहली मान वाले हैं, वह पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाएंगे और यहाँ नीचे की तरफ फिर आगे जो छनित्र है वो हेले के रूप में आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि हेले के रूप के दो भाग हैं, एक अवरोही भुजा है और एक आरोही भुजा है, ठीक है। इनमें जो परिवर्तित दहली मान वाले जो पदार्थ हैं, परिवर्तित दहली मान वाले जो पदार्थ हैं उनका जो है अवशोषण होगा, ठीक है। जबकि जो निम्न दहली मान वाले जो पदार्थ होते हैं यूरिया, यूरिक अम्ल, उनका किसी भी प्रकार से जो है अवशोषण होकर वो रुधिर में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो वर्णनात्मक पुनः अवशोषण क्रिया देख रहे हैं तो उसके अंदर जो सेकंड स्टेप है कुंडलित नलिकाओं के अंदर हेले के रूप के अंदर अवरोही भुजा का मैंने आपको बताया था, इसका जो प्रारंभिक शिरा होता है वो मोटा होता है, ठीक है, और इसका जो अधिकांश भाग होता है वो शल्य उपकला का होता है, जल के लिए पारगम्य होती है, जल के लिए पारगम्य होती है। अभी इस भाग में हम देखें तो छनित्र के अंदर जल, लवण, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन,
यही हैं, क्योंकि जो हमारे उच्च दहली मान वाले वो तो पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाते हैं माइक्रोविलाई के द्वारा, तो ये फिल्ट्रेट कहलाएगा। तो ये जो हेनले का लूप है ये जल के लिए पारगम्य होता है, तो उसमें अधिकांश भाग जो है जल का वो पुनः अवशोषित हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ पीयूष ग्रंथि की जो पश्चपाली होती है उसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो भी उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो जल का सर्वाधिक अवशोषण, पुनः अवशोषण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? हेनले के लूप के द्वारा होता है। उसका मैंने संरचना के द्वारा भी बता दिया, और पीयूष ग्रंथि की जो पश्चपाली है वो भी इस हार्मोन को निकालती है, जिसके द्वारा जो है जल का अवशोषण हो जाता है। हमारा शरीर जो जल की रिक्वायरमेंट करता है तो इसके द्वारा जो है वो हमारे पूर्ति हो जाती है। और इस हार्मोन की कमी से जो रोगी है, व्यक्ति है, वो बार बार जो है मूत्र के साथ में जल ज्यादा त्यागता है, जिसके कारण डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भरू आवास के जितने भी जीव होते हैं उन सब में हेनले का रूप बहुत ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि ये जल अवशोषण करेगा, और उस आवास में भरू आवास के अंदर रहने वाले जीव होते हैं उनको जल, उनके शरीर को जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, जिस कारण से उनके शरीर को पूर्ति हो जाती है। जबकि हम स्तरीय उभयचर को अगर हम देखें तो मेंढक के अंदर हेनले का रूप अनुपस्थित होता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस स्थिति के अंदर मैंने बताया अवरोध भुजा के अंदर जल का अवशोषण हो जाता है, तो यह अति पराशरी विलयन हो जाता है, अति पराशरी फिल्ट्रेट कहलाएगा। आगे ये फिल्ट्रेट बढ़ता हुआ आरोग्य भुजा के अंदर आता है। आरोग्य भुजा के अंदर मैंने बताया था कि इसका जो प्रारंभिक जो भाग होता है वो पतला होता है, और इसको जो अधिकांश भाग होता है वो मोटा होता है। ठीक है ना, ये घनाकार उपकला का बना होता है, और ये लवण के लिए पारगम्य होती है, लवण के लिए पारगम्य होती है। तो फिल्ट्रेट के अंदर जितने भी आयंस होते हैं उन सभी का अवशोषण हो जाएगा, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, इन सबका। तो इस प्रकार से ये जो फिल्ट्रेट है यह निम्न पराशरी विलयन कहलाएगा, फिल्ट्रेट कहलाएगा। आगे जो फिल्ट्रेट है वह दूरस्थ नलिका में पहुंचता है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि दूरस्थ नलिका में भी घनाकार उपकला होती है, और इसमें भी जो है लवणों का अवशोषण होता है। इसमें सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते, और यह इस फिल्ट्रेट में उपस्थित 19% जल का अवशोषण कर लेती है, और लवण का भी अवशोषण होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे शरीर को आवश्यकता जल और लवण की होती है, तो चयन करके वर्णात्मक पुनः अवशोषण क्रिया इस प्रकार से कुंडलित नलिकाओं के द्वारा होती है। स्त्रावण क्रिया के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिए अपवाहित धमनिका के अंदर कौन सा रुधिर आया? ये वो रुधिर आया जिसके अंदर जो है पोषक तत्व, उत्सर्जी पदार्थ ये नहीं है। इसके अंदर रुधिर कणिकाएं, रक्त, प्रोटीन, कोलाइड कण पाए जाते हैं, लेकिन उनके साथ में कुछ हानिकारक पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, फॉस्फेट, ह्यूप्यूरिक अम्ल और कुछ औषधियों के जो पिगमेंट हैं वो भी अपवाहित धमनिका में चले जाते हैं, रुधिर के अंदर, केशिका जाल के अंदर आ जाते हैं। अनावश्यक पदार्थ वो छन नहीं पाते हैं, कुंडलित नलिकाओं में नहीं आकर के केशिका जाल में पहुंच जाते हैं, तो उनका उत्सर्जन करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, इसीलिए स्त्रावण क्रिया होती है, और ये स्त्रावण क्रिया के द्वारा जो है कुंडलित नलिकाओं के अंदर उसे वापस उन हानिकारक पदार्थों को छोड़ दिया जाता है, जैसे कुछ मात्रा में यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, ह्यूपेरिक अम्ल और कुछ औषधियों के पिगमेंट जो पाए जाते हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, हमें उन्हें उत्सर्जित करना आवश्यक होता है। इसीलिए उनको जो है वापस इन कुंडलित नलिकाओं में केशिका जाल के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, और वह क्रिया होती है स्त्रावण क्रिया। तो इस प्रकार से ये जो संग्रह नलिकाएं हैं, ठीक है, जो आगे बेलिनियन नलिका का रूपांतरित होती है, इसमें जो भाग रहेगा इसमें जल के साथ में यूरिया,
यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन और मैंने जो अनावश्यक उत्सर्जित पदार्थ बताए थे वो सारे के सारे उपस्थित होते हैं। ये मिलकर के बनता है मूत्र या यूरिन। इसका जो हल्का पीला रंग होता है ये यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। यूरोक्रोम वर्ण के कारण मूत्र का जो पीएच होता है, पीएच मान वह 7 से कम होता है, यानी हल्का अम्लीय होता है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहां पर जिन उपयोगी पदार्थों का अवशोषण हुआ है या फिर लवणों का अवशोषण हुआ है, जिसे हमने पुनः अवशोषण नाम दिया था, तो उपयोगी पदार्थों जो उच्च दैलीय मान वाले हैं या लवण हैं, आयंस हैं, इन सभी का जो अवशोषण होता है, जो रुधिर में वो जाते हैं, वह सक्रिय अभिगमन द्वारा रक्त में विसरण विधि से जाते हैं। ये भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है। तो इस तरह से नेफ्रॉन के द्वारा जो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे क्रियाविधि है, मूत्र निर्माण क्रियाविधि, ये इस तरह से कंप्लीट होती है। और मैंने आपको बता दिया था कि अंत में जितनी भी कई नेफ्रॉन की दुष्ट कुंडलित नलिकाएं संग्रह नलिकाओं के अंदर खुलती है, संग्रह नलिकाओं में खुलती है, यह बेलिनी डक्ट के रूप में रूपांतरित हो जाती है और बूंद बूंद करके जो है मूत्र का निर्माण होता है। पेल्विस से मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय के अंदर बूंद बूंद के रूप में इकट्ठा होता है। पेल्विस से मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मूत्राशय की जो भित्तियां होती है वह अरेखित और अनिश्चित प्रकार की पेशियां होती है, ठीक है, जो सबसे पहले अपनी सामान्य अवस्था के अंदर संकुचन अवस्था में रहती है, और उसमें जब धीरे धीरे यूरिन का संग्रहण होने लग जाता है तो फिर यह फैलती है और इसके अंदर यूरिन जो है इकट्ठा होने लग जाता है। क्लियर है? तो प्रतिवर्ती मूत्रण क्रिया के फलस्वरूप जो है हम अपनी इच्छा अनुसार मूत्र को हम त्यागते हैं। उस समय यह त्यागते समय शिथिल अवस्था में हो जाती है, ठीक है, शिथिल अवस्था में हो जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि मूत्राशय के अंदर जो उपस्थित यूरिन होता है, मूत्र होता है, वह मूत्र मार्ग के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने नेफ्रॉन की संरचना और उसकी क्रियाविधि को बिल्कुल अच्छे से समझा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।